अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है बिस्मा अस्कर और आज के इस लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद अब हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स के इस चैप्टर का आज हम लेंगे इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा देखेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्टरी जो आपके टॉपिक्स हैं वो वही हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इन इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के साथ साथ थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे जो है हमारी बुक का टेस्ट योरसेल्फ। तो आए इन सबको सॉल्व करते हैं और चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस चैप्टर से स्टार्ट करने लगे हैं वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स हमारी बुक का 4th चैप्टर है और इसमें जो हमारे पास स्टार्ट के कुछ टॉपिक्स हैं ना वो वही हैं जिन पे ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में बात कर चुके हैं। बड़े माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं, बड़ी माइन्यूट सी नई बातें हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ और उसके बाद हम चलेंगे उसी से रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चनिंग के सेशन की तरफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास हाइड्रोकार्बन्स को सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन समझा जाता है, या यूं समझें कि हाइड्रोकार्बन्स को कहा जाता है कि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये बात समझ में आ रही है? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको कहा जाता है। और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने की वजह क्या होती है? क्योंकि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो हमारे पास बेसिक है ना वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जब हाइड्रोकार्बन मीथेन बन जाता है जिस तरह जो या कोई भी अल्केन बन जाता है तो उसका जब हाइड्रोजन रिमूव होता है उसके बाद वहाँ सब्सटीट्यूशन होगी, नए रिएक्शंस होंगे और उसके बाद जाके कोई ना कोई नई चीज़ बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास हाइड्रोकार्बन्स पेरेंट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं बाकी के कंपाउंड्स। समझ में आ रहा है कैसे डिराइव होते हैं? आपके पास कैसे डिराइव होंगे कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स बनेंगे, एल्काइल ग्रुप्स में हाइड्रोजन रिमूव होगा, हाइड्रोजन की जगह नई नई चीज़ें लगेंगी और उसके बाद आपके पास नए नए कंपाउंड्स आ जाएंगे। अब हाइड्रोकार्बन्स की बेसिक जो कहा जाता है इसमें कि इसमें है एल्केन्स, एल्कीन्स और आपके पास एल्काइंस, और साथ ही साथ ये भी है कि इसके अंदर एक और क्लास काउंट की जाती है वो है एरोमेटिक। एरोमेटिक बेंजीन रिंग से रिलेटेड जितने मैंने आपको बताए थे कि हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके अंदर कार्बन एटम्स होते हैं, बेंजीन रिलेटेड होते हैं। और एरोमेटिक क्यों कहते हैं? एरोमा क्योंकि उनकी एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, या इस तरह की बातें आपने याद रखनी है। इसके अलावा बात की जाती है ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में कि ये वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना वो कंपेरेबल होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है किसी एटम की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कितनी एबिलिटी है। अब यहाँ पे बात मैं ख़त्म नहीं करती, वैसे आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.5 होती है और हाइड्रोजन की 2.1 होती है। ठीक है, 2.5 और 2.1 हमारी वैसे तो डिटेल इतनी आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कैपेबिलिटी दोनों में कितनी है, क्योंकि इन दोनों में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आप देख सकते हैं कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो बहुत एक दूसरे के क्लोज है। तो डिफरेंस कितना बनता है आप सबको समझ आ गया होगा, 0.5, हाँ 0.4। स्टूडेंट्स, आप सबने याद रखना है कि जब भी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो थोड़ा होता है तो इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस है वो नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर आप सबको याद है क्या कौन से सब्सटेंसेस होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस नहीं होते, और अगर वो नॉन पोलर हैं तो इसका मतलब है कि वो इनसॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंसेस हैं, इनसॉल्युबल इन पोलर सब्सटेंसेस। ये बातें समझ में आ रही हैं? ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बताई हुई हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की थी, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी समझा दूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही चीज़ है कि उनके अंदर कितनी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की कितनी एबिलिटी है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बहुत थोड़ी है। दोनों में कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। इस वजह से हम कह देंगे कि क्या हुआ, ये दोनों सब्सटेंसेस कार्बन और हाइड्रोजन हमारे पास नॉन पोलर है। दोनों ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो डिसॉल्व होंगे, इनऑर्गेनिक में डिसॉल्व नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है आपके पास? आगे हम बात करते हैं जनरल फार्मूला की। तो जनरल फार्मूला अभी हम बात करेंगे सिर्फ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की। CnH2n+2 है आपके पास एल्केन का। ठीक है, आपने कोई भी अल्केन का नंबर काउंट करना हो ना, अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरे हाइड्रोजन्स ड्रॉ करें, तो आपने इस फॉर्मूला से देख लेना है कि कार्बन नंबर अगर आपको ऑलरेडी पता हो ना तो हाइड्रोजन नंबर क्या होगा, n रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन नंबर, CnH2n CnH2n ये है आपके पास एल्कीन का। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, कार्बन नंबर पता होना जरूरी है।
हमने एल्केन की बात की है और अब एल्केन से आगे एल्कीन्स और एल्काइंस की बात करेंगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन आप सबने याद रखना है कि जो एल्केन्स की अभी हमने बात की है ये बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप सबने भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हमने कैलकुलेशन करनी होती है ना हाइड्रोजन एटम्स की, तो ये जनरल फॉर्मूला हमारा बड़ा काम आता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। और इसके साथ साथ अब थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो आपने याद रखना है कि जो लो मॉलिक्यूलर मास होते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है? लो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है जिनके अंदर कार्बन एटम्स कम होंगे। और अगर कार्बन एटम्स कम होंगे तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर आपके पास हाइड्रोजन एटम्स भी कम होंगे। तो जो जितने होते हैं ना आपके पास लो कार्बन एटम्स वाले, लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स, आपने याद रखना है वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, वो क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, ज़्यादा वॉलेटिलिटी का मतलब है कि वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाली कुछ बातें हैं स्टूडेंट्स, ये याद रखनी है आप सबने कि लो मॉलिक्यूलर मास है, गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। और इसके अलावा इनके जो सोर्सेज हमने जिनकी बात की, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वो सारी सेम बातें हैं। कैसे आप डिराइव करते हैं वो सारी की सारी वही बातें हैं, आपने बस उनको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम बात करते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का इस तरह से होता है कि ये या तो हाई हो सकता है, या ये लो होगा, या ये मॉडरेट होगा। ठीक है, तो ये हम क्या बात कर रहे होते हैं? आखिर हम जब बात करते हैं कि हाई मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन है, लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन है, तो हम क्या कह रहे होते हैं उसको ज़रा थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। मॉलिक्यूलर मास हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास एक कंपाउंड में गिवन होते हैं उन सबका जो आपको पता है एटॉमिक मास है उनको हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, ठीक है, इसका अगर हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और हाइड्रोजन का है 1, लेकिन क्योंकि 4 हाइड्रोजन है मीथेन में इसलिए हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ें आप लोग 9th में सीख के आए हैं। 12 + 4 = 16 हो जाएगा और ये होगा मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मीथेन आपको पता है इसमें सिर्फ 1 कार्बन एटम है तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 16। अगर कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन एटम्स का नंबर बढ़ता जाएगा, कार्बन नंबर 2 हो जाए, 3 हो जाए, कार्बन नंबर 4 हो जाए, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मासेस भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब जितने तो इनिशियली क्लास में होते हैं ना जो कि जिनका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा होता है, जिसमें कार्बन एटम्स आप कह लें C5 तक होते हैं या C6 तक होते हैं, हम उनको हम कहते हैं कि ये लो मॉलिक्यूलर मास है क्योंकि उनमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कम है। ठीक है, उसके ये आ जाते हैं लो मॉलिक्यूलर मास में। जैसे ही कार्बन नंबर एक्सीड करता जाता है और ज़्यादा होता जाता है 5 या 6 से, तो फिर हमारे पास वो मॉडरेट मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स होते चले जाते हैं क्योंकि उनका मॉलिक्यूलर मास छोटे हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखें अगर फॉर एग्जांपल हाई मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि जिस तरह कार्बन नंबर 20 से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब इससे भी अगर ज़्यादा कार्बन की रेंज चली जाती है तो यहाँ पे अब क्या हुआ है कि क्योंकि कार्बन नंबर भी बढ़ गया है, हाइड्रोजन नंबर भी बढ़ गया है, तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ जाएगा और ये वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होगा जिसका हाई मॉलिक्यूलर मास होगा। तो हम जब भी बात करते हैं लो मॉलिक्यूलर मास की तो हम ये कह रहे होते हैं कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर कम है, मॉडरेट में ज़्यादा होगा और हाई में बहुत ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस है। लो को हम 5, 6, 7 तक काउंट कर लेते हैं और फिर मॉडरेट पे हम जाते हैं 15, 16 या एटलीस्ट 18, 19 तक, और उसके बाद जितने भी कार्बन 20 से ज़्यादा के होते हैं ना, या 15 से ज़्यादा भी यूजुअली कहा जाता है, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा हो, हम उनको हाई में कवर करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि जो भी इनिशियल फर्स्ट इन द सीरीज होंगे वो लो काउंट हो जाएंगे और उसके बाद मॉडरेट से आप हाई की तरफ प्रोसीड करते हैं। ज़्यादा हाइड्रोकार्बन फिर जैसे जैसे क्योंकि कार्बन नंबर बढ़ रहा है तो वो हाई ही कहलाएंगे सारे के सारे। ठीक है, ये फ़र्क है मॉलिक्यूलर मासेस में। इसके अलावा इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एल्कीन और एल्काइन का जनरल फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। देखें, क्लासिफिकेशन में कुछ भी नया नहीं है और कुछ भी डिफरेंट नहीं है। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, हमने देखा है कि उसमें ओपन चेन होते हैं आपके पास, इसमें है आपके पास ओपन चेन और है आपके पास क्लोज चेन। ठीक है, ये आपकी दो क्लासिफिकेशंस हैं। और ओपन चेन की फर्दर क्लासिफिकेशन में जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की, तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन्स में हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं इन हाइड्रोकार्बन्स को एज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, समझ में आ रही हैं ये बातें? और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या है इनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, इनकी बातें हमने ऑलरेडी
की हुई हैं। ठीक है, ये वही बातें हैं जो हमने पहले से की हैं, हम सबको इन बातों का पता है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस क्या, अनसैचुरेटेड का मतलब है डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे, सैचुरेटेड का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्लोज चेन की बात कर लेते हैं। तो आपके पास अब आपके ना इस चैप्टर में जो क्लासिफिकेशन दी हुई है उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि इनको आपने डिवाइड कर देना है साइक्लिक में और एरोमेटिक में। अब यहाँ पे आके आपने स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, बात कुछ भी डिफरेंट नहीं है। साइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपने अलहदा से बात नहीं की होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की, आपने उन बातों को मर्ज कर दिया। क्योंकि देखें साइक्लिक और एरोमेटिक भी तो डिफरेंट ही है ना। तो आप क्लासिफिकेशन जब पेपर में लिखें तो आई विल होप कि आप इसकी क्लासिफिकेशन वही लिखें जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, क्योंकि वो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है। यहाँ पे उसको थोड़ा कंसाइज कर दिया है और इसीलिए आपको सिर्फ साइक्लिक और एरोमेटिक तक समझा दिया है। लेकिन अगर पेपर में क्लासिफिकेशन आती है ना, तो जो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ी है वही लिखें, बिकॉज वो डिटेल्ड है, उसमें सारे के सारे एरियाज कवर्ड हो जाते हैं और इस तरह से सारी समझ आ जाती है कि क्लासिफिकेशन करनी किस बेस पे। तो इस चैप्टर में आपने कंफ्यूज नहीं होना इस क्लोज चेन की क्लासिफिकेशन को देख के कि इसमें सिर्फ साइक्लिक और एरोमेटिक लिखा है, डिफरेंट चीजें नहीं है। सिर्फ यहाँ पे होमो और हेट्रोसाइक्लिक को अलग-अलग नहीं डिफरेंशिएट करके दिखाया हुआ, सिर्फ आपके पास साइक्लिक बता दिया और एरोमेटिक। साइक्लिक का मतलब है वो कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा और एरोमेटिक का मतलब है बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि क्लासिफिकेशन वही है, सिर्फ उनको इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टन वर्जन है और आपके पिछले चैप्टर में डिटेल्ड वर्जन है। आपने लास्ट चैप्टर के अकॉर्डिंगली चलना है। अब हम चलते हैं, और क्योंकि हमने ये सारी की सारी बातें ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं तो इसीलिए हम साथ ही टेस्ट योरसेल्फ भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि टेस्ट योरसेल्फ के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर हाइड्रोकार्बन्स कंसिडर्ड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ना स्टूडेंट्स, ये पेपर में पूछे जाते हैं। गौर से इनके आंसर सुन लें और देख लें कि आपने इनको पेपर में कैसे सॉल्व करना है। आपके पास हाइड्रोकार्बन्स को पेरेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखें सबसे पहला हाइड्रोकार्बन मीथेन। ठीक है, मीथेन को आपने हाइड्रोजन इसका एक रिमूव किया और आपने एल्काइल बना दिया मिथाइल। ठीक है, अब इस मिथाइल में आपके पास बॉन्ड की गुंजाइश आ गई है, जो मर्जी चीज अटैच कर दें आप। यहाँ अल्कोहल अटैच कर दें, फंक्शनल ग्रुप कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड का अटैच कर दें, कुछ भी अटैच कर दें। आपके पास क्या हुआ है कि आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा आ गया जो नए कंपाउंड्स के लिए जगह बना रहा है। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? ठीक है, तो क्योंकि नए कंपाउंड्स के लिए जगह बन रही है, इस वजह से क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है कि ये पेरेंट हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। तो सिंपली याद रखना है कि एल्केन्स क्योंकि हमारे एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाते हैं और एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद इनके ऊपर बॉन्डिंग की गुंजाइश आ जाती है, क्योंकि इनके साथ नई नई चीजें अटैच हो सकती हैं। वो नई चीज कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। एग्जाम्पल में जितने हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं आप उनमें से कोई भी लिख दीजिएगा, बेशक सारे लिख दीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये वजह है कि इनको पेरेंट समझा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट एंड अ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और स्ट्रेट और ब्रांच चेन पे हमने इतनी बात की है कि आई होप आप सबको याद भी होगी। देखें स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में क्या फर्क है। स्ट्रेट चेन का मतलब और ब्रांच चेन जब आपने लेनी है ना स्टूडेंट्स, तो आपने कोशिश करना है कि ब्यूटेन की एग्जांपल याद कर लिया करें, क्योंकि ब्यूटेन की एग्जांपल एक तो हमने पढ़ी बहुत ज़्यादा है, हमें याद है, दूसरा वो बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने के लिए। समझ में आ रही है बात कि आपने ब्यूटेन का एक तो एन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है जो कि नॉर्मल चेन है, दूसरा आपने आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना है जिसके लिए हमने एक और नाम भी पढ़ा था विच वॉज 2-मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, वो तो खैर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉमेनक्लेचर की बात की थी ना, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने ब्यूटेन के दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देने हैं। एन ब्यूटेन होगा आपके पास कार्बन 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 एंड कार्बन। वैलेंसीज को बैलेंस कर लें, वैलेंसी बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन अलहदा से अटैच करी क्योंकि मैंने जगह नहीं छोड़ी है लिखने के लिए, लेकिन आप इनको उस तरह भी लिख सकते हैं जैसे ये CH3 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे भी CH3 आ जाएगा। तो ये है आपका एन चेन स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब जरा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। जो ब्रांच स्ट्रक्चर है ना वो हमारा कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स के, जिस तरह 3 कार्बन होंगे और 3 कार्बन के साथ सेकंड कार्बन पे आपके पास मिथाइल ग्रुप अटैच होगा। बाकियों की हम वैलेंसी पूरी कर लेते हैं और इस तरह से हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो ब्रांच और
स्ट्रेट चेन में बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है कि किसी और दरमियान वाले कार्बन के साथ आपने कोई अल्काइल ग्रुप जोड़ा हुआ है। तो ये जो माइन्यूट सा डिफरेंस है ना, इसकी डिटेल में जाके अपने आप को कंफ्यूज करने से बेहतर है कि ब्यूटेन का स्ट्रक्चर याद कर लें। जहां पेपर में पूछा जाए ना स्ट्रेट और ब्रांच चेन का डिफरेंस ना भी पूछा जाए तो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन भी तो आ सकता है, और क्लासिफिकेशन में भी हमने बताना होता है स्ट्रेट और ब्रांच चेन में जो डिफरेंस है, तो वहां पे भी आपने ब्यूटेन की एग्जाम्पल लिख देनी है और इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये बात समझ में आ रही है किस तरह कंप्लीट करना है। यहाँ पे इस तरह से आपने ब्रांच और स्ट्रेट चेन का डिफरेंस लिख दिया, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर आप चाहें तो इसमें पेंटेन की भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जिसमें हमने एन पेंटेन पढ़ा था, फिर आइसोपेंटेन पढ़ा, फिर नियोपेंटेन पढ़ा, तो किस तरह पेंटेन की एग्जांपल है वो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो। नहीं तो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर इज इनफ, क्योंकि यही स्ट्रक्चर आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे देता है और बहुत ज़्यादा डिटेल भी बता देता है कि ठीक है ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर बन रहा है। आपने अगर डिटेल लिखनी हो तो डिटेल मैंने आपको बता दी है कि आप पेंटेन के स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे ना लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन में वन एग्जाम्पल इज इनफ। लॉन्ग क्वेश्चन में जितनी एग्जाम्पल्स लिखेंगे उतना बेहतर होगा, क्योंकि आपको एक तो अभी देखिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने से पहले एक बात मेरी गौर से सुने। अभी अगर आप स्ट्रेट और ब्रांच चेन का डिफरेंस जब पढ़ रहे हैं और आप ये दोनों ब्यूटेन और पेंटेन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर देंगे ना, तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से क्या होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा, तो स्ट्रक्चर भी नहीं भूलेगा और कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। इस तरह से क्या होगा कि आप पेपर में बड़े आराम से रिवाइज किए बगैर से स्ट्रक्चर देखेंगे और पेपर में उसका बना आएंगे स्ट्रक्चर। इसीलिए कह रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस साथ साथ करें, साथ साथ करेंगे तो आप बहुत ही आराम से ये सारे कॉन्सेप्ट ग्रैस्प कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज गिव द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ना कुछ स्टूडेंट्स इन जनरल फार्मूला में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको जनरल फार्मूला सिखाने के लिए ना मैं पता है क्या करूंगी कि मैं आपके सामने सबसे पहले इनके बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो बिल्कुल फर्स्ट एल्केन एल्कीन एल्काइन का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करूंगी और उधर से आप और मैं मिलकर जनरल फार्मूला डिराइव करेंगे। इस तरह हमें इनका जनरल फार्मूला कभी भी भूलेगा नहीं। तो आइए जरा ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मुझे बताएं, बल्कि आप खुद से सोचें, सबसे पहले एल्केन का सबसे सिंपलेस्ट कौन सा एल्केन होता है? मीथेन। ठीक है, मीथेन में आप मुझे बताएं कार्बन कितने? एक कार्बन। हाइड्रोजन कितना? 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अगर मैं इसका ये फॉर्मूला लिखूं CnH2n+2 तो ये ठीक होगा। क्यों? क्योंकि देखें n हम ले रहे हैं कार्बन नंबर, ठीक है, कार्बन नंबर हमारे पास है 1। अगर हम हाइड्रोजन के इस 2n+2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये आएगी 2 × 1 + 2, ये हो जाएगी 2 + 2 = 4। इसका मतलब है कि ये वैल्यू हमने बिल्कुल ठीक कैलकुलेट कर ली है। तो हमारे पास जनरल फार्मूला एल्केन का जो मैंने लिखा है ये आपने याद रखना है। अब एल्कीन का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर सोचें कौन सा होता है। एल्कीन का हम सबको पता है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसलिए 1 कार्बन वाला एल्कीन तो एग्जिस्ट करता नहीं है। कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोजन जब हम बैलेंस करेंगे तो ये टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एल्कीन का जनरल फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह होगा। अब देख लेते हैं कि क्या हमने सही कैलकुलेट किया है या नहीं। तो कार्बन का नंबर है हमारे पास 2, तो 2 के हम देख लेते हैं हाइड्रोजन कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 × 2 अगर आप करें तो 4 बनता है, तो देख लें आपके पास 4 ही हाइड्रोजन है। ये है आपका एल्कीन का जनरल फार्मूला। अगर भूलने लगे तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपको आता होगा, पूरा कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आ जाएगा। ठीक है, एल्कीन का भी हमने जनरल फार्मूला लिख दिया। अब हम एल्काइन का जनरल फार्मूला लिखते हैं। एल्काइन का जब हम जनरल फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये जनरल फार्मूला लिखने से पहले हम कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करते हैं और ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन्स कितने अटैच होंगे। एक होगा। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि जनरल फार्मूला CnH2n-2 है, तो कैलकुलेट करके देख लें कि इस तरह बनता है कि नहीं। n की वैल्यू वो है जो कार्बन नंबर है, इस 2n-2 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन है 2 × 2 - 2, ठीक है, ये हो गया 4 - 2 = 2। हाइड्रोजन देख लें क्या 2 हैं। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है अगर आपको जनरल फार्मूला याद नहीं, लेकिन बहुत इजी है। एल्केन में 2n+2 कर देना है। हाइड्रोजन की बात करूँ, कार्बन नंबर तो हमें पता है n से रिप्रेजेंट होगा, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, तो कार्बन नंबर रिप्रेजेंट होगा n से, और साथ एल्केन में आपने 2n+2 कर देना है हाइड्रोजन के लिए। एल्कीन में आपने बस 2n लिखने हैं और एल्काइन में आपने 2n-2 कर देना है। इस तरह से आपको ये भूलेगा भी नहीं। तो समझ आ रही है कि किस तरह से हमने इनके लिखे हुए हैं ये जनरल फार्मूला। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात हो तो आपके माइंड में हमेशा
सैचुरेटेड में आना चाहिए एल्केन, अनसैचुरेटेड में आना चाहिए एल्कीन एंड एल्काइन बोथ। हमने इस पे बड़ी डिटेल में बात की, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सबको इनके डिफरेंसेस पता है। लेकिन अभी हमने क्योंकि इनके केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ने हैं, अभी हमने इनकी थोड़ी डिटेल पढ़नी है, इस वजह से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा कि अगर इनको सैचुरेटेड कहते हैं तो क्यों कहते हैं, और साथ ही साथ अगर इनको अनसैचुरेटेड कहते हैं तो वो भी हम क्यों कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विद एग्जांपल। देखें, हाइड्रोकार्बन्स जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनका मतलब क्या होता है कि उनके अंदर अभी भी गुंजाइश है। अनसैचुरेटेड का मतलब सीधा सीधा आपने जब डिफाइन करना है ना, बता देना है कि हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड का बता दें और साथ ही आप ट्रिपल बॉन्ड का बता दें। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है इसीलिए इनको अनसैचुरेटेड कहते हैं। इनके अंदर गुंजाइश क्यों होती है इस डबल और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, जब वो हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना इनके, तब आपको वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ आएगा। बस आपने इतना याद रखना है कि इनके अंदर इनको अनसैचुरेटेड या इनकम्प्लीट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके बॉन्ड्स टूट सकते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं और चीज़ें ऐड हो सकती हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखें, रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हमने सारी डिटेल पढ़ लेनी, इससे परेशान नहीं होना। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कहा है कि एग्जाम्पल्स के साथ इसको एक्सप्लेन करें। तो जब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जाम्पल्स आएंगी। सबसे पहले मैं आपको कहती हूँ कि जब भी एग्जाम्पल पूछी जाए, जो उस क्लास का, उस सीरीज का बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है, वो ड्रॉ कर दिया करें। अब आपके पास एल्केन की बात होगी तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आप सबको पता है, मीथेन, 1 कार्बन एटम वाला। एल्कीन और एल्काइन की बात होगी तो आप सबको पता है कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड की बात हो रही है, मतलब 1 कार्बन वाला तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता। सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट और फर्स्ट इन द सीरीज कौन से होंगे? 2 कार्बन वाले। तो डबल बॉन्ड के साथ कार्बन टू कार्बन ड्रॉ करें और यहाँ पे आप हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें, बस इतना सा काम करना है। इसको क्या कहना है? एल्कीन है ये, इसको हम कहेंगे इथीन। ठीक है, समझ में आ गया। और वहीं पे हम बात कर लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। तो ट्रिपल बॉन्ड में स्टूडेंट्स आपने बनाना है कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और साथ ही उसका हाइड्रोजन कंप्लीट कर दें जितने रह गए। हाइड्रोजन कंप्लीट करने से बॉन्ड्स क्योंकि कंप्लीट हो जाते हैं, और ये क्योंकि एल्काइन है तो इसको कहते हैं इथाइन। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ एग्जांपल्स पूछी जाती हैं तो इतनी एग्जांपल्स इनफ हैं, इससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इनके 3 कार्बन एटम्स वाले भी ड्रॉ कर सकते हैं, 4 कार्बन एटम्स वाले भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को अभी ये कार्बन एटम्स वाला याद नहीं हो रहे कि कैसे बनाने 3 और 4 कार्बन एटम वाले डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, तो भी आपने फिक्र नहीं करनी, अभी हमने इस पर बहुत प्रैक्टिस करनी है। हम जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे ना, आप सबको समझ आ जाएगी कि कैसे बनाने हैं कंपाउंड्स। तो आपसे जब अभी तक जो कॉन्सेप्ट मैं चाहती हूँ कि आपको आता हो, वो सिर्फ इतना है स्टूडेंट्स कि आपको ये पता हो कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो आपके पास 1 कार्बन एटम वाला कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 कार्बन एटम वाला कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन टू कार्बन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बात समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप सबसे? सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा एल्केन का? 1 कार्बन एटम वाला मीथेन। तो एल्कीन का कौन सा सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होगा जिसमें 2 कार्बन एटम्स होंगे? इथीन। और इसी तरह से आपके पास एल्काइन में सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होगा जिसमें फिर से 2 कार्बन एटम्स होंगे क्योंकि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं इथाइन। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के दरमियान डिफरेंस पूछा जाता है। इसी तरह से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस के दरमियान भी डिफरेंस पूछा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ईजी क्वेश्चन है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन में डबल बॉन्ड है और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंस क्या होता है। बहुत बेसिक डिफरेंस है, बड़ा ही छोटा सा डिफरेंस है, आपने वो लिख देना है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम्पल के बगैर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबसे पहली बात उसमें एग्जाम्पल्स नहीं छोड़नी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलावा हमारी केमिस्ट्री में वैसे भी रिएक्शंस इतने दिए हुए हैं, लेकिन वो बड़े इंटरेस्टिंग से रिएक्शंस हैं जिनको हम अगर 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो हमें याद रह जाते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इन सारी इक्वेशंस की करें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है और ये जो हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपने कंप्लीट नहीं करना उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किए बगैर। तो स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, आपको हाइड्रोकार्बन्स का, साथ ही साथ जो टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व करवाया है और आपको जो क्वेश्चंस बताए हैं, इन सब पे फोकस रखना है आपने याद रखना है कि किस तरह से आपने इन सारी चीज़ों को समझना है और किस तरह पेपर के लिए भी तैयार करना है। कॉन्सेप्ट्स का रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोबारा से इन कॉन्सेप्ट्स को देखें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।